उड़ीसा में आज़ादी के बाद पहली बार सरकार, आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार, और कांग्रेस बैसाखी की पार्टी है जिसका अपना अस्तित्व नहीं है। जितने दल हैं, सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, कांग्रेस, सब मिलाकर भी बीजेपी के अकेले अंक को पार नहीं कर पा रहे। आज कांग्रेस कहती है ना कि बीजेपी संविधान बदल देगी। संविधान तो कांग्रेस ने बदला था कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर कोई केस नहीं चल सकता। इमरजेंसी लगाई तो 1.5 लाख 1,40,000 से ऊपर लोगों को जेल में डाल दिया। अब दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मणिपुर से और नागालैंड से लेकर आसाम तक अगर कोई पार्टी सुबह काम कर रही हो तो भारतीय जनता पार्टी है। नमस्कार, मैं आशीष हूँ अमर उजाला से और इस वक्त हूँ मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ। डॉक्टर दिनेश शर्मा को लोकसभा चुनावों में अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारियां दी गई। उसके बाद किस तरीके की रणनीति बनी, किस तरीके की आगे की सियासत पर काम चल रहा है, क्या होने वाला है, हम उन सब चीज़ों से बात करते हैं और जानते हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से कि क्या है आगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका अमर उजाला में। बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, आप लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र के प्रभारी रहे, देश के अलग अलग राज्यों में आपने बहुत कुछ देखा। आप जो परिणाम आए और उन परिणामों के बाद की जो रणनीतियां बन रही हैं, कुछ अगर आप बताना चाहें किस तरीके की तैयारियां हैं आगे की। नहीं, देखिए, मुझे पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करने का कई राज्यों का अवसर मिला था। मैं लगभग 15-20 दिन तमिलनाडु, काफ़ी समय गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, और उधर से होता हुआ फिर उत्तर प्रदेश में भी तमाम जगह गया और महाराष्ट्र का भी चुनाव प्रभारी का दायित्व मुझे मिला जी। एक बात सब जगह निश्चित रही कि जो मोदी मैजिक था वो सभी जगह विराजमान था। आज के प्रसंग में जब हम आपसे बात करते हैं तो लोग कहेंगे कि साहब आपको उतनी सीटें नहीं मिली जी। ये बात सही है, लेकिन ये भी बात सही है कि हमने 4 राज्यों में सरकार एनडीए के नेतृत्व में बनाई है। सिक्किम में, अरुणाचल में बीजेपी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की तीसरी बार सरकार, उड़ीसा में आज़ादी के बाद पहली बार सरकार, आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार। तो एक परफॉर्मेंस बना कि बीजेपी केवल उत्तर भारत की नहीं, बीजेपी इस समय पूरे भारतवर्ष की पार्टी है। और कांग्रेस बैसाखी की पार्टी है जिसका अपना अस्तित्व नहीं है। वो दूसरे दलों पर आश्रित होकर वो अपनी राजनीति कर रही है। आज ये जो एनडीए है, तीसरी बार एक ही व्यक्ति के नेतृत्व में सरकार बनाकर आज विपक्ष कह रहा है, यानी अपने जो 99-100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई कांग्रेस, वो जीत का जश्न मना रही है। जो जितने दल हैं, सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, कांग्रेस, सब मिलाकर भी बीजेपी के अकेले अंक को पार नहीं कर पा रहे, 240 के अंक को। लेकिन ये जीत का जश्न मना रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। निर्माण के समय 2 सीटों से प्रारंभ हुआ था और जनसंघ के समय का जो दौर था, जनता पार्टी का जो दौर था, आज तो 25 जून है जी, ये काला दिवस है। कांग्रेस की डिक्टेटरशिप का जो एक नंग नृत्य था वो इस दिन को देखने को मिला था, आपातकाल के समय कि इंदिरा जी ने बगैर मंत्री परिषद की स्वीकृति के, आज कांग्रेस कहती है ना कि बीजेपी संविधान बदल देगी। संविधान तो कांग्रेस ने बदला था। 25 जून को निर्णय कर देते हैं इमरजेंसी लगेगी, आपातकाल लगेगा, और 26 जून को इंदिरा जी मंत्रिपरिषद को सूचित करती हैं और तत्कालीन राष्ट्रपति पर दबाव डाल के वो इमरजेंसी को लगा देती है। 41वां-42वां संशोधन करती हैं जिसमें मीडिया पर प्रतिबंध हो गया, जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था हो गई कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर कोई केस नहीं चल सकता, या पिछला भी चल रहा है तो उसका कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। लेकिन सर, जिस तरीके के कल पार्लियामेंट में देखा गया, आज भी देखा गया कि संविधान की प्रतियां दिखाई जा रही हैं, बातचीत की जा रही है, तो आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? मैं उन्हीं लोगों के लिए मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ जी जी कि उनको जो 90 बार जिन्होंने संविधान का उल्लंघन करके सरकारों को, कांग्रेस सरकार ने 90 बार
विपक्ष की सरकारों को बर्खास्त किया, कितने बार, लगभग 50 से ऊपर बार संविधान का संशोधन किया, इमरजेंसी लगाई तो 1.5 लाख 1,40,000 से ऊपर लोगों को जेल में डाल दिया, 22 लोगों की मौत हो गई। यानी संविधान की धज्जी उड़ाना कि न्यायालय भी कोई काम नहीं कर सकता। अगर जो विधेयक पारित करना है तो एक सांसद अकेले, संसद में मेजॉरिटी हो ना हो, एक सांसद भी प्रस्तुत करे तो पास कर सकता है। सर, आज पार्लियामेंट में जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष को लेकर के नॉमिनेशन हुए हैं, ये इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? बिकॉज पहली बार बात हो रही थी कि एक एनोनिमसली सारे लोग मिलजुल करके एक अपना लोकसभा अध्यक्ष बनाते थे, इस बार ऐसा नहीं हुआ। देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले और लोकसभा चुनाव के बाद जो इंडी गठबंधन है वो षड्यंत्रों का एक समूह बन गया है, और जिनके वहां केवल एन केन प्रकारण सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करो, सरकार को कमजोर करो, और अगर कहीं से अवसर मिल जाए तो चाहे जो करना पड़े सरकार पे कब्जे आने का सपना देख लो। मैं समझता हूं कि यही जो इंडी गठबंधन है, आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने पहले बात किया, खड़गे साहब ने हाँ किया, और उनकी दोगली नीति सामने आ गई कि बात हुई है अध्यक्ष के संदर्भ में सहमति, और सहमति के बाद उन्होंने अपना प्रत्याशी दे दिया। अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। ठीक है, आप सर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीटें आई हैं, उम्मीद थी कि परफॉर्मेंस इस तरीके का रहेगा? नहीं, निश्चित रूप में बीजेपी का प्रदर्शन और अच्छा होना चाहिए था, ये सभी लोग कहते हैं। लेकिन आज भी अगर उसके विश्लेषण करो आप, तो समाजवादी पार्टी संभवतः 33 पाई है, 33% वोट, और बीजेपी 41.कुछ% वोट पाई है जी। यानी आज भी बीजेपी समाजवादी पार्टी से लगभग 8-9% से ऊपर है। सीटों में उनकी संख्या ज्यादा है। अब ये इक्वेशंस होते हैं जी, जिसमें समीकरण क्या बन जाते हैं कब, और उनके अनुसार कुछ परिणाम आ जाते हैं। लेकिन निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, जब जीतती है तब भी समीक्षा करती है, और जब परिणाम कुछ आशा के अनुकूल नहीं होते तब भी वो उसकी समीक्षा करके उस कमी को पूरा कर लेती है। जो अभी समीक्षाएं आ रही हैं वो क्या है, आपको कुछ लगा? नहीं, विधानसभा चुनाव 2027 का जब होगा तो अब की 2/3 नहीं 3/4 से हम जीतेंगे, और इनको मुगालता नहीं पालना चाहिए समाजवादी पार्टी को। ये कहीं से अभी भी जो मतदाता पूरे उत्तर प्रदेश के हैं, अगर टोटल आप देख लो, वो भी उनका भी बहुमत भाजपा के पक्ष में ही है। इसी लोकसभा चुनाव में प्रतिशत हमारे पक्ष में है, लेकिन अब कुछ लोकल सीट वाइज इक्वेशंस ऐसे बैठे जिसमें उनकी विजय हुई है। लेकिन हम निश्चित रूप में अपने जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको और अच्छा करके योगी जी और मोदी जी का जो समन्वय है वो चढ़कर बोलेगा। उपचुनाव को लेकर के क्या रणनीति है, और उपचुनाव को लेकर के किस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? नहीं, देखिए, बहुत सी सारी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी ने जीती थी, उन्हीं के लोग सांसद बने हैं। चाहे आप अम्बेडकर नगर का ले लो, चाहे आप उनका ले लीजिए, करहल की सीट को ले लीजिए अखिलेश जी की, चाहे बहुत सारी सीटें ऐसी उनकी हैं, अवधेश प्रसाद जी की देख लीजिए जो समाजवादी पार्टी ने जीती थी। लेकिन बीजेपी पूरी तैयारी के साथ अपने सहयोगियों के साथ चुनाव को लड़के जीतेगी, और इसके लिए भी से कार्यकर्ता मैदान में डटा है। एक आखिरी सवाल, दक्षिण भारत में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने खासतौर से तमिलनाडु में अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया, जीती, आगे की क्या रणनीति है? भारतीय जनता पार्टी खासतौर से दक्षिण में हमेशा से कमजोर मानी जाती थी, लेकिन इस बार कुछ परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है, उसको किस तरीके से? नहीं, हमारा आंध्र में प्रदर्शन बहुत अच्छा है, तेलंगाना में हमारा मत प्रतिशत दुगना हो गया, हमारी सीटें तेलंगाना में बहुत सारा बढ़ गई हैं, हमने कर्नाटक में अच्छा परफॉर्मेंस किया है वहाँ कांग्रेस सरकार होने के बावजूद। तमिलनाडु में तो हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, और अगर आप देखो तो आंध्र प्रदेश में भी हमारा जो संयुक्त जो एनडीए है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी गई है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज बीजेपी जम्मू कश्मीर से लेकर और लद्दाख तक, मणिपुर से और नागालैंड से लेकर आसाम तक, अगर कोई पार्टी इस समय काम कर रही हो तो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस तो क्षेत्रीय पार्टी बन गई है, और
एक सवाल सर, महाराष्ट्र के आप प्रभारी थे, महाराष्ट्र में जो सीटें थी वो आपको लगता है कि आशानुरूप रहीं, और उसमें वहाँ पर अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि वहाँ पे विधानसभा का चुनाव होना है, और जो अभी वहाँ पर जो रिजल्ट्स आए हैं उसको लेकर के विपक्ष बहुत आशान्वित है। भारतीय जनता पार्टी कितनी स्ट्रैटेजी और किस तरीके से वहाँ पे काम करेगी? देखिए, अभी वहाँ पर समीक्षा का दौर चल रहा है। बीजेपी के व्यक्तिगत प्रदर्शन में, मत प्रतिशत में कोई कमी नहीं आई है, और ये बात सही है कि जो शिवसेना और एनसीपी के गुट अलग हुए थे, उनको भी अपना जिलेवार अपना संगठन बनाने की प्रक्रिया उनकी चल रही थी। उसी समय लोकसभा चुनाव आ गया। अब उनके पास समय है, और बीजेपी के पास एक अच्छाई ये है कि जो संगठन की जहां पर कमी देखी शिवसेना शिंदे और अजीत पवार दादा की पार्टी में, बीजेपी ने पूरी 4800 सीट पर बूथ स्तर तक पे अपने कार्यकर्ताओं को जो बूथ मतलब जो पोलिंग था, स्टेशन था, जो टेबल थे, उन पे वो जो जिम्मेदारी थी वो हमारे कार्यकर्ता निर्वहन कर रहे थे। जो गठबंधन जिनके साथ था उन्हीं के साथ रहेगा आने वाले विधानसभा के चुनाव? नहीं, हमारा गठबंधन मजबूत है और गठबंधन का दायरा बढ़ रहा है। बहुत सारे नए लोग हैं जो अब हमारे साथ आना चाहते हैं, जो पहले लोकसभा में हमारे साथ नहीं थे। मैं समझता हूँ बीजेपी का परिवार बढ़ेगा और बड़े बहुमत के साथ में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। थैंक यू। ये थे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जिनका कहना है कि इनका जो गठबंधन का परिवार है वो मजबूती से आगे बढ़। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।